अकाउंटिंग के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जीएसटी के होते हैं और बहुत सारे लोग जीएसटी के ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते, इसीलिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं। आइए आज हम मिलके जीएसटी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। So first, let's talk about my introduction. So I am Diya Patel and I am working in one of the IT company as a senior finance manager. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन को. So first question GST में ये आ सकता है because GST के रेट्स चेंज हो चुके हैं, right? What are the GST rates or slabs in India? So 22nd September 2025 से GST has 4 मेन स्लैब्स. कौन से 0%. इसेंशियल्स लाइक फ्रूट्स, बुक्स और मेडिकल पे 0% हो गया है, मीन्स उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. सेकंड है 5%. इसेंशियल आइटम्स लाइक अपरल जैसे कि क्लोथ्स वगैरह हो गया है. इसके बाद में फुटवेयर, पर्सनल केयर पे 5% है. 18% है जो है मोस्ट गुड्स या सर्विसेज पे है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, टेलीकॉम, ये सब पे 18% हो गया है. और 40% जो है वो लग्जरियस या फिर सीन गुड्स पे हो गया है, जैसे टोबैको, अल्कोहल, हाई एंड व्हीकल्स. ओके, सो मैंने आपको बेसिकली ये भी दिखाया है कि कौन से प्रोडक्ट पे क्या होता है. मीन्स एक आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि 0% कहाँ पे है, 5% कहाँ पे है, 18% कहाँ पे है और 40% कहाँ पे है. तो आपको ये चीज़ याद भी रखनी है. ओके, अगर समझ लो आपको ऐसा बोलेंगे कि इंटरव्यू में कि 5% किस टाइप के आइटम पे है, तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि इसेंशियल जैसे क्लोथ्स हो गए अपने, फुटवेयर, पर्सनल केयर पे 5% है. ओके, सो जो मेन 4 है वो आपको याद रखना है 0, 5, 18 और 40. ओके, ये कब से चेंज हुआ है? 22 सितंबर 25 से. ओके, सो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये कब से चेंज हुआ है, मीन्स हमारा नॉलेज चेक करने के लिए. ओके, कि ये अकाउंटिंग में है बट उनको पता भी है कि नहीं है. सो हर चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए, इसके अराउंड भी हम लोगों को आइडिया आना चाहिए. अब बात करते हैं कि ये जो रेट चेंज किए हैं गवर्नमेंट ने, इसका पर्पस क्या है. ओके, सो उसका पर्पस है सिंप्लीफाई टैक्स स्ट्रक्चर, मेक इसेंशियल अफोर्डेबल एंड टैक्स लग्जरी या फिर सीन गुड्स हायर. ओके, कि बेसिकली सिंपल ही है उसका कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल कर दिया है. पहले अलग अलग होते थे तो बहुत दिक्कत आती थी, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें महंगी भी होती थी. ओके, सो अभी उसको ज़ीरो कर दिया है. जैसे देखोगे आप फ्रूट्स, बुक्स पे ज़ीरो कर दिया है, जैसे आप मिल्क, पनीर वगैरह पे ज़ीरो हो गया है. तो कुछ जो चीज़ें हैं जो हम लोगों को डेली यूज़ होती है उसको ज़ीरो कर दिया है ताकि नॉर्मल आम जनता है उनको भी फ़ायदा हो. लग्जरियस आइटम्स जो होती है, मीन्स जो भी जैसे टोबैको हो गया, इसके साथ में अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हो जैसे कि ऑडी ले ली तो उस पर 40% उन्होंने टैक्स कर दिया है, पहले 28% था. ओके, सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है, फ्रेम करना है. अभी ये दिक्कत ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश का इशू है, तो आपका जो बेसिकली पॉइंट है वो अच्छे से जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें रखना सीखना. ओके, जो भी है जैसे गुजराती, हिंदी या वॉट एवर लैंग्वेज, बट जो भी आप बोल रहे हो वो क्लियर कट बोलना, इंग्लिश में या फिर हिंदी में मिक्स करके भी आप बोल सकते हो. ओके, सो इसलिए मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, तो आप समझो ये हर एक चीज को एंड देन फिर आपके हिसाब से आप फ्रेम कर सकते हो. वेट, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आपको कॉल नहीं आते हैं और ऐसा लगता है कि मेरे इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते हैं और आपको इंटरव्यू स्ट्रगल लग रहा है, तो हमारा ये कोर्स आप डेफिनेटली कर सकते हो, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू. यहाँ पे हमने नौकरी, रिज्यूम, लिंक्डइन और इंटरव्यू की जो जीएसटी, टीडीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी हमने सिखाया है. इसके साथ में पार्ट टाइम एंड रिमोट जॉब भी कैसे आपको लेनी है वो भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है. बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं इंक्लूडिंग एमएनसीज. और वीडियो पॉज करके इनके रिव्यू जरूर देखना, ये कोई फेक रिव्यू नहीं है. जो भी स्टूडेंट अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं उन्होंने जो कमेंट्स किया है इसका ही मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड किया है, विथ आपको लिंक दिखेगा. सो डेफिनेटली एनरोल करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. अभी देखो जीएसटी में 3 मेन जो पार्ट होते हैं वो है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. उसका डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं. सीजीएसटी का मतलब है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, ये होता है कलेक्ट किससे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई से होता है. जो भी बेसिकली हम लोग हमारे विद इन अ स्टेट हम जो भी सेल करते हैं, ओके, तो ये सीजीएसटी भी हम लोग ऐड करके देखते हैं. सिमिलरली एसजीएसटी का मतलब है ये कौन कलेक्ट करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है. जैसे मैं महाराष्ट्र में हूं तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कलेक्ट करती है और इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए ये कलेक्ट होता है.
और थर्ड किसकी बात हुई थी, वो है IGST मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सेल, मींस अगर महाराष्ट्र से मैं गुजरात में माल भेज रही हूँ, गुड्स भेज रही हूँ, तो फिर ये IGST कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, और लेटर ऑन शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सिंपल आपको यही याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन CGST, SGST एंड IGST का पहले तो मीनिंग समझ लो। ओके, और ये कलेक्ट कौन करता है, सिंपल यही याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं फ्रेम किया है, बट आपको ये भी याद रखना है। अगर आप फ्रेशर होंगे तो आपको ऐसे पूछेंगे कि जैसे कि समझ लो मुझे 18,000 का मटेरियल गुड्स बेसिकली मुझे किसी को भेजना है, तो आप इनवॉइस पे कैसे GST चार्ज करोगे। ओके, तो फिर आपको जवाब देना होगा कि बेसिक अमाउंट मेरी 18,000 है, अभी क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल में कैसे होता है, डिवाइड हो जाता है। मीन्स समझ लो कि हमारा जो रेट है वो 5% है, तो फिर 2.5 ऐसे करके डिवाइड हो जाता है स्पेसिफिक अमाउंट, एंड देन फिर टोटल बिलिंग बनता है। सिमिलरली अगर हम लोगों को गुड्स, ये बात हो गई हमारे विद इन अ स्टेट, मीन्स महाराष्ट्र में ही मुझे किसी को गुड्स देने हैं, तो ऐसे होता है, मीन्स ये दो अमाउंट है वो डिवाइड हो जाती है। ओके, बट अगर समझ लो मुझे गुजरात से महाराष्ट्र में भेजना है, तो टोटल अमाउंट जो भी 5% आ रहा है वो यहाँ पे हम लोग बिल में ऐड करेंगे और टोटल इनवॉइस बनाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज का भी याद होना चाहिए। अगर फ्रेशर होते हैं उनको ज्यादातर ये सवाल पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ITC एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड। ओके, अभी GST में ITC का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको GST बेसिकली सच में सीखना है तो हमने इसका पूरा फ्री कोर्स बनाया हुआ है, डेफिनेटली आप देख सकते हो। सिमिलरली GST TDS के भी कोर्सेस है, सो आप देख सकते हो। सो पहले तो उसका फुल फॉर्म समझो। ITC का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले तो आपको फुल फॉर्म आने चाहिए। ओके, ITC is the credit of GST paid on purchase of goods or services, basically inward supply। जो हम परचेज करते हैं that is called inward supply, that a registered business can use to reduce the GST liability on its sales, means outward supply। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। सो ITC का कैलकुलेशंस कैसे होता है, बेसिकली देखो आपने सुना होगा कि GST का पेमेंट भी करना होता है, राइट। सो ये पेमेंट बेसिकली कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड ITC। इसका डेफिनेशन यही है। सिंपल लैंग्वेज में ITC का मतलब बताओ तो जो भी हम परचेज करते टाइम टैक्स पे करते हैं, और जो भी सेल करते टाइम हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसका कैलकुलेशंस करके हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड ITC। ओके, अभी मैं उसको आपको कैलकुलेशंस के साथ भी समझाती हूँ। ओके, तो ये हमारा बेसिकली इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नहीं, बट हम लोगों को ऑफिस में भी काम आए। ओके, तो ऐसे हमें सीखना है। ओनली इंटरव्यू क्रैक करना इज नॉट बिग डील, बट फिर जॉब लग गई इसके बाद में भी हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इंटरव्यू क्रैक कर लिया कुछ भी करके एंड देन फिर हम लोगों को नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, बट 1 या 2 महीने के बाद वो लोग फायर हो जाते हैं बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होता है। तो हम लोग हर चीज समझेंगे, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, बट आपको ये सब याद रह जाएगा। और डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ नया सीखने मिलता है, तो एक लाइक और प्यारे से कमेंट जरूर कर देना। इसका कैलकुलेशंस बताती हूँ आपको। जैसे कि हमने परचेज किया है गुड्स 1 लाख का, और GST 5% के हिसाब से 5,000 हमने परचेस करते टाइम पे किया है। ओके, और सेल किया है हमने 1.5 लाख का, उस पर हमने 5% GST लगाया, तो कितना हुआ 7,500। अभी हमारा ITC का कैलकुलेशंस क्या कहता है कि GST पेबल मीन्स आउटपुट टैक्स हमारा कितना है माइनस ITC। ITC मीन्स हमारा जो 5,000 है वो। ओके, सो गवर्नमेंट को जो कैलकुलेशंस होगा वो सिंपली होगा, जो 7,500 माइनस 5,000 करेंगे तो 2,500 रुपए जो होंगे वो हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड ITC के कैलकुलेशंस। सो सिंपल ही है ये कैलकुलेशन। तो अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ओके, परचेज जो हम करते हैं मीन्स वो हमारे ही पैसे हैं, बट हमने सामने वाले को GST के साथ पे किया, वो बेसिकली हमने पे किए हैं। जब हम सेल करते हैं तो हम कलेक्ट करते हैं, राइट। बेसिकली समझ लो कि 1.5 लाख का मशीनरी आपने किसी को दिया है 5% GST लगा के, तो उसका भी कैलकुलेशंस होगा। और गवर्नमेंट बोलती है कि डबल कैलकुलेशंस ना हो, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी आपको पे करना हो तो सेल का जो GST माइनस परचेज का GST सिंपल करो, और फिर जो भी अमाउंट आती है वो गवर्नमेंट कहती है कि वो हमें पे करो। तो ये सिंपल ही उसका आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पता है तो GST का जो कोर्स है उसमें ये भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डेफिनेटली उसको देखना, और फ्री में ही है, आप कभी भी आपके टाइम पे सीख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट आर द जीएसटी रिटर्न्स टाइप्स लाइक GSTR1, GSTR3B और GSTR9। अभी देखो हमने क्या सीखा कि भाई जीएसटी का जो पेमेंट है वो हमें गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट ने कुछ रिटर्न्स या फॉर्म भी बनाए होंगे, करेक्ट, कि ये फॉर्म के जरिए हम लोगों को आप पेमेंट करो, या फिर परचेज की डिटेल्स अगर आपको कहीं पे दिखानी होगी, सेल्स की डिटेल्स दिखानी होगी, तो कोई तो भी फॉर्म होंगे, इसके जरिए हम लोग गवर्नमेंट को देंगे, राइट। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग दे देंगे। ये देखो हमारा हिसाब किताब आप देख लो आपके हिसाब से, ऐसा नहीं होता, राइट। सो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, फॉर्म बनाया है जिसको हम रिटर्न बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। सो उसके जरिए हम लोगों को करना होता है, तो उसका हम समझते हैं GSTR1 मींस उसमें आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, डिटेल्स ऑफ सेल्स टू बी रिपोर्टेड मंथली या फिर क्वार्टरली। ओके, सो ये GSTR1 जो बनाया है, तो गवर्नमेंट कहता है कि जो भी आप सप्लाई करते हो, सेल करते हो, आउटवर्ड सप्लाई करते हो, वो हमें GSTR1 के जरिए दीजिए। ओके, सो मंथली या फिर क्वार्टरली दीजिए। नेक्स्ट इज GSTR3B। इसमें क्या होता है, समरी होती है रिटर्न्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स पेबल पेड इन रिपोर्टेड। मींस यहाँ पे 3B में क्या होता है कि जो हमने ITC कैलकुलेशन किया जीएसटी पेबल वगैरह का, राइट, वो हम लोगों को GSTR3B के जरिए गवर्नमेंट को पे करना होता है। मींस जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो 3B के जरिए हम गवर्नमेंट को वो अमाउंट जो है वो पे करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, GSTR9, ये एक एनुअल रिटर्न है। मींस ईयर में हमें एक बार उसको कंसोलिडेटेड बेसिकली फाइल करना होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल रिटर्न कंसोलिडेटिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये एक बार ही होता है, बाकी के जो है GSTR1 एंड GSTR3B हम लोगों को मंथली या फिर क्वार्टरली करने होते हैं। इसमें भी कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं कि कौन लोग मंथली के लिए और कौन क्वार्टरली के लिए एलिजिबल है, बट बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रही, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल ही रखिए कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मंथली भी होते हैं और क्वार्टरली भी होते हैं। जो बड़ी कंपनी होती है जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है, वो लोग मंथली के लिए एलिजिबल होते हैं, बाकी के लोग क्वार्टरली भी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अभी देखो GSTR1, 3B एंड 9 को याद रखना है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने सेल्स का देखा, यहाँ पे समरी देखा, बट परचेस का तो है ही नहीं, वो है GSTR2B। ओके, ये आप याद रखना। GSTR2B में परचेस की डिटेल्स होती है। बेसिकली जो भी सेल करता है वो क्या करेगा, जैसे मैं सेल कर रही हूँ तो मैं GSTR1 रिटर्न फाइल करूंगी। ओके, तो जो लोग ने परचेस किया है ना, उनको कहाँ दिखेगा, GSTR2B में। उनके GST के पोर्टल लॉगिन करेंगे ना, तो वहां पे उनको पूरी डिटेल्स दिख जाएगी कि अच्छा मेरा ये महीने में इतना इतना परचेस है। तो ये GSTR2B जो है वो हमें फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए GSTR2B का रिटर्न फाइलिंग डेट कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, GSTR2B हम फाइल नहीं करते हैं। जस्ट हम लोगों को चेक करना होता है कि जो भी हमने परचेस किया है उसका डिटेल्स वो सामने वाला जो पर्सन है उसने ऐड किया है कि नहीं किया है। बेसिकली जो GSTR1 फाइल करेगा तो हमारे डेटा में वो दिखता है, तो हमें क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ही GSTR2B गवर्नमेंट हमें देता है। ओके, सो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ई इनवॉइस एंड व्हेन इज इट मैंडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी कंपनीज में ई इनवॉइसेस जो है वो एप्लीकेबल है, इसीलिए ये क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं इसके टाइप के। तो एन ई इनवॉइस इज अ डिजिटल इनवॉइस दैट बिजनेसेस क्रिएट ऑन द गवर्नमेंट GST पोर्टल इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर पेपर और PDF इनवॉइस। अभी ये इसका कंसेप्ट में थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग जब सेल इनवॉइस करते हैं, सेल्स के इनवॉइस करते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, इवन समझ लो कि बहुत सालों पहले इनवॉइसेस, जब कंप्यूटर नहीं था तो इनवॉइसेस कैसे बनाते थे, नॉर्मल पेपर पे, राइट, कि भाई हमने ये पर्सन को इतना सामान दिया, टोटल इसका बना, ये लो आपका पेज, मीन्स इनवॉइस, राइट। कंप्यूटर आ गया, इसके बाद में हम PDF वगैरह करके भेजते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम लोग एक हमारा खुद का पोर्टल बनाते हैं जिसमें सिंपल आपको सभी डिटेल्स जो है वो ऐड करनी होगी। ओके, ताकि क्या होगा, गवर्नमेंट के पास भी वो डेटा रहेगा, इसलिए इंट्रोड्यूस ई इनवॉइस जो है वो हुआ है। सो ये मैं स्टोरी भी बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत याद आए, आप एक्सप्लेन कर सके। मीन्स समटाइम्स हम लोग जब इंटरव्यू में होते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हमें वो स्पेसिफिक सेंटेंस जो है वो फ्रेम करके आने चाहिए, बट हम लोग नॉर्मल डिस्कशन भी कर सकते हैं ताकि सामने वाले को थोड़ा आइडिया है कि ओके ये पर्सन को नॉलेज है। ओके, वैसे हमें CFO के लिए तो इंटरव्यू प्रिपरेशन करना नहीं है, तो इतना लोड मत लेना, बट हर चीज़ को समझ के फिर आप बेसिकली इंटरव्यू देने के लिए जाना। सो अभी मैं बताती हूँ, ये तो मैंने बता दिया कि ई इनवॉइस का मतलब क्या है। तो ई इनवॉइस जो है, जब हम गवर्नमेंट के पोर्टल पे हम लोग बेसिकली सभी डिटेल्स अपडेट करते हैं सेल्स रिलेटेड, तो एक IRN नंबर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस रेफरेंस नंबर।
वो एक 64 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, मीन्स जितने भी इन्वॉइसेस आप जनरेट करोगे 64 डिजिट का एक अलग एक यूनिक इन्वॉइस नंबर जो है वो जनरेट होगा। ओके, और वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही ये होगा। ओके, तो ये इसकी थोड़ी स्टोरी थी। अभी ये कौन एप्लीकेबल हो सकता है ई इन्वॉइसिंग के लिए? अभी देखो गवर्नमेंट हर किसी को बोलेगी, जैसे कोई शॉप चलाता है इसको बोलेगी कि तुम्हें ये ई इन्वॉइस जो है वो सबको देना है कस्टमर को, तो वो तो पागल ही हो जाएगा, राइट? तो गवर्नमेंट ने बोला है कुछ टर्नओवर डिसाइड करते हैं, तो जिनका भी बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो उनको ई इन्वॉइस बेसिकली मैंडेटरी है। और B2B ट्रांजेक्शन्स या फिर मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर एक्सपोर्ट का केस होगा तो भी आपको ई इन्वॉइस जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारी पूरी स्टोरी हो गई ई इन्वॉइसेस की। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर HSN एंड SSC कोड्स एंड हाउ आर दे यूज्ड इन इन्वॉइसेस। अभी GST जब से आया ना तब से HSN एंड SSC कोड बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सो ये भी आप समझ लो, HSN का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर फॉर क्लासिफाइंग गुड्स, मीन्स जो गुड्स बेचते हैं इसके लिए HSN यूज होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। और SSC का मतलब है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, और ये कब होता है? जब सर्विस हम लोग किसी को देते हैं तब ये SSC कोड का यूज होता है। अभी गुड्स मतलब कि समझ लो कि मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, ईयरबड्स है, राइट? सो ऐसे मैंने ईयरबड्स समझ लो किसी को 10 बेचे हैं तो दैट इज कॉल्ड गुड्स। अगर समझ लो कि मैंने किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज दी है, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। ओके, तो दोनों में अलग अलग होता है। जैसे कि मैं एज एन अकाउंटेंट काम करूंगी और जब मैं इनवॉइस बनाऊंगी प्रोफेशनल सर्विसेज का तो फिर मैं SSC कोड जो है वो यूज करूंगी। और बेसिकली अगर समझ लो कि मैं ईयरबड्स बेचूंगी तो फिर HSN कोड हम लोगों को इनवॉइस में ऐड करने होते हैं। ओके, तो ये फुल फॉर्म आप दोनों को ही याद रख लेना। यूज क्यों होता है? तो यूज्ड इन इनवॉइसेस फॉर GST कंप्लायंस, रिपोर्टिंग एंड करेक्ट टैक्स कैलकुलेशंस। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी HSN या फिर SSC कोड बनाए हैं जितने भी प्रोडक्ट्स के, ओके, या फिर सर्विसेज पे, उस पे परसेंटेज भी बेसिकली डिफाइन किए हैं कि फॉर एग्जांपल ईयरबड्स जो है तो ईयरबड्स पे 5% है या फिर जो 40% किए हैं, ऐसे फाइनल किए हुए हैं। तो जब भी आप इनवॉइसेस बनाएंगे तो क्या करोगे, आप HSN के साथ अपलोड करोगे सब कुछ समरी GST के रिटर्न्स में, तो गवर्नमेंट के पास डेटा जाएगा, उनको पता चलेगा कि अच्छा इस पे 5% था बट आपने 5% किया है कि ज्यादा किया है या कम किया है, राइट? आप समझ रहे हो लॉजिक को? इसीलिए गवर्नमेंट ने HSN एंड SSC कोड जो है वो डिफाइन किए हैं ताकि हम लोग प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सके, करेक्ट टैक्स कैलकुलेशंस भी कर सके। ओके, सो ये हमारी पूरी स्टोरी है HSN एंड SSC कोड की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C इनवॉइसेस। ओके, तो B2B का मतलब पहले तो समझ लो, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्ड बिजनेसेस, ITC कैन बी क्लेम्ड बाय द बायर और इनवॉइस मस्ट कंटेन GST ऑफ बोथ पार्टीज। सो B2B का मतलब समझ लो सिंपली कि बिजनेस टू बिजनेस है, मीन्स समझ लो मेरे पास GST नंबर है और सामने वाली पार्टी के पास भी GST नंबर है, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड B2B, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। ओके, और दोनों मतलब जो इनवॉइस आप बनाएंगे उस पर GST नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड B2B। और B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, ITC कैन नॉट बी क्लेम्ड, इनवॉइस में नॉट इंक्लूड GST ऑफ द कंज्यूमर। B2C का सिंपल मतलब आप समझ लो कि आपके पास GST नंबर है बट सामने वाली पार्टी जो पर्सन है उसके पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और उसको आप अगर कुछ सामान दे रहे हो दैट इज कॉल्ड B2C। ओके, जैसे कि आप ग्रोसरी का कुछ सामान लेने के लिए जाते हो, राइट? तो सामने वाला जो पर्सन होगा, जो भी मॉल होगा या फिर मार्ट होगा, उसके पास GST होगा बट हमारे पास तो होता नहीं है, तो हम क्या हुए, अनरजिस्टर्ड पर्सन, राइट? तो ऐसे कोई ट्रांजेक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड B2C, मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बेसिकली फुल फॉर्म आप थोड़ा देखना, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ई-वे बिल एंड व्हेन इज इट मैंडेटरी टू जनरेट। अब ये ई-वे बिल जो है उसकी थोड़ी स्टोरी में बता देती हूँ और फिर हम लोग डेफिनेशन भी बेसिकली देखेंगे। सो जो ये ई-वे बिल है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो और जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है और जो गुड्स है वो इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, मीन्स गुजरात से समझ लो मैं महाराष्ट्र में दे रही हूँ, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल। तब हम लोगों को ये ई-वे बिल जो है वो जनरेट करना पड़ता है, और सम स्टेट में इंट्रा स्टेट बेसिकली करते हो तो भी ये ज़रूरत पड़ती है, बट मोस्टली इंटर स्टेट के लिए ही ये एलिजिबल होता है। ओके, और जिसकी वैल्यू
50,000 से ज़्यादा की होती है तब भी हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने ई वे बिल का भी एक अलग पोर्टल बनाया है। बेसिकली जो भी हम इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं ना, वही डिटेल्स हम लोगों को वहाँ पे गवर्नमेंट को भी देनी पड़ती है। और कहाँ, मतलब कैसे हम भेज रहे हैं, मीन्स जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से भेज रहे हैं उसकी डिटेल्स बेसिक हम लोगों को देनी होती है। इट एंश्योर कंप्लायंस एंड ट्रैकिंग ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ये इसका पूरा स्टोरी वैसे मैंने बताया हुआ है, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर मैंने वैसे तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग GSTR 1, 3B एंड 9। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताती हूँ मंथली का। ओके, तो GSTR 1 हम लोगों को एवरी मंथ की 11th को फाइल करनी होती है। तो GSTR 3B हमें कब फाइल करना पड़ेगा? GSTR 1 फाइल करते हैं, इसके बाद हमारे पास थोड़ा टाइम होता है 20 तारीख तक कि हम लोग 3B को फाइल करें। और जो 9 है उसका एनुअल रिटर्न होता है, राइट, मैंने आपको बताया था। उसकी डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि 24-25 हमारा जो है उसका GSTR 9 का ड्यू डेट कब होगा? 31 दिसंबर 2025। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2B की जो डेट है वो नहीं है, क्योंकि 2B हम लोगों को फाइल करना नहीं होता है, मीन्स GSTR 2B। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि GSTR 1 क्या होता है, ITC के कैलकुलेशन, ई वे बिल, इनवॉइसेस, यही मेजर GST के क्वेश्चन एंड आंसर रहते गाइज। सो आप प्रॉपर डेफिनेटली इसको प्रिपेयर कीजिएगा और डेफिनेटली उसको आप रट्टा मार के मत जाना, जस्ट आप सीखना, समझना एंड देन फिर प्रिपेयर करके फिर जाना, तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है वो क्रैक हो जाएगा। तो मैंने वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, बट बहुत ज़्यादा सोचना मत, जितना भी आता है वो अच्छे से आप इंटरव्यू देना एंड खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। और समझ लो कि इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, जो आपको नहीं आया उस पर आप प्रिपेयर करना और एवरीडे थोड़ा थोड़ा आप सीखेंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूज भी क्रैक हो जाएंगे और अच्छी कंपनी में भी आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको GST, अकाउंटिंग, बैंकिंग, टैली वगैरह सीखना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करना है, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री होता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और प्यारी सी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।